वेलकम टू एसन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिविक्स से रिलेटेड। ओके, आज मैं आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाऊंगी। तो इस पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हमारा संसद से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस पूरी वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में मिलेगा जानने को, राज्यसभा के बारे में जानने को मिलेगा, विधानसभा के बारे में जानने को मिलेगा। देखते हैं, पूरी वीडियो आप जब देखोगे तभी आपको पता लगेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है सिविक्स, उसके अंडर ये आता है, तो मैं इसको उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट में सब कुछ करके जाइएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। तो अगर अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन है कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से नीचे की आयु का जो बंदा है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और भी कंडीशंस हैं, वो चीज़ अब हमें याद करनी है। ये सभी कंडीशंस जो है पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए, ठीक है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। कोई भी एक ही व्यक्ति है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि उनका निर्वाचन किस प्रणाली और किस मत पद्धति के द्वारा होता है, आनुपातिक और संक्रमणीय। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जितना भी निपटारा होता है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो उच्चतम न्यायालय के अंडर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकेगा। जैसे मान लीजिए अगर उसने आज ग्रहण किया है पद, तो वो 5 वर्ष तक उस पद पर रहेगा। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख जो है शपथ लेनी पड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति को किसके सामने शपथ लेनी पड़ती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश में। अगर वो अनुपस्थित है, ठीक है, उसकी उनकी अनुपस्थिति में फिर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख वो शपथ लेगा, नहीं तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने ही शपथ लेगा। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है, ठीक है। अगर वो चाहता है कि 5 वर्ष से पहले ही उसे अपना पद त्याग करना है तो ये कंडीशंस उस टाइम होनी चाहिए। क्या कंडीशंस हैं? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, ठीक है, त्यागपत्र देगा उसको उपराष्ट्रपति को। और महाभियोग जो है द्वारा हटाए जाने पर, और महाभियोग केवल एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण। इस स्थिति में क्या हो सकता है कि वो अपने पद से त्याग दे सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, अभी हमने पढ़ा, तो ये क्या है देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति भी इस चीज़ से नहीं अछूता रहा है। कुछ ऐसे बड़े बड़े संविधान प्रावधान है संविधान में, अगर उनका उल्लंघन हो गया तो संसद का कोई भी सदस्य है उन पर महाभियोग लगा सकता है। परंतु महाभियोग लगाना है ना, तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो भी जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं वो क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। यानी कि अगर हमने राष्ट्रपति को अगर हमने हटाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 14 दिन पहले ही उसको लिखित सूचना दे देंगे। और जिस सदन में जो सदस्य है ना, उसको 1/4 सदस्य होना चाहिए उसके साथ में, फिर हम उसके दूसरे सदन में वो जाएगा। और वो जो दूसरा सदन होगा गाइस, वो राष्ट्रपति पर लगाएगा रोपों की क्या करेगा? जांच करेगा। यानी कि जिस सदन में व्यक्ति है उसका 1/4 जो है उसके साथ जो है सदस्य जुड़े होने चाहिए। ये सब मिलकर दूसरे सदन में जाएंगे, ठीक है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। जो ये दूसरा सदन है गाइस, ये क्या करेगा? जो हमने राष्ट्रपति है इस पर हमने जो आरोप लगाए हैं, जिसने पहले ने जो है आरोप लगा दिए, जो ये दूसरा है ये इसकी क्या करेगा? जांच करेगा। यानी कि पहले सदन के पास तो सिर्फ इतना है कि जो मेन व्यक्ति और उसके साथ जो 1/4 सदस्य हैं उनका तो मेन बस ये है कि आरोप लगा दिया।
अब वही थोड़ी जांच करेंगे, वो दूसरा करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सदस्य होते हैं गाइज वो 1/4 होते हैं, और अगर आरोप सिद्ध हो गए हैं तो 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाता है। तब क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है महाभियोग के बारे में, पता लग गया होगा आपको, और अगर अब अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अब लाइक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है गाइज वो 1.5 लाख रुपए होता है, और राष्ट्रपति का वेतन जो होता है गाइज वो आयकर से मुक्त होता है। ठीक है, अब जानेंगे हम कि जो राष्ट्रपति के कुछ अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 ही बताए हैं, लेकिन वो ज़्यादा है, तो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी मैं कोशिश कि मैं दोबारा आपको ये पढ़ा सकूँ। तो भारत का राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन से काम होते हैं कि वो किस चीज़ की नियुक्ति करता है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री की करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की भी वो करता है, जो उसको नियुक्ति देना होता है। ठीक है, और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भी ये क्या करता है, पदनियुक्त करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि शपथ और त्याग पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था, राष्ट्रपति के बारे में बताया था ना, तो राष्ट्रपति है ना गाइज, वो शपथ किसके सामने लेता है, मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तब वो जो है सामने लेगा संसद के उपाध्यक्ष, मैंने अभी आपको बताया उनके सामने वो लेगा। त्याग पत्र किसको देता है वो, अगर मान लीजिए अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर उसको त्याग पत्र देना है तो वो अपने उपराष्ट्रपति को देगा। जो उपराष्ट्रपति है गाइस, उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, सॉरी, उसके सामने ही शपथ लेता है। जो उपराष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के सामने ही क्या लेता है, शपथ लेता है। ठीक है, ये देखिए, राष्ट्रपति के सामने वो क्या लेगा, शपथ लेता है, और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है जो उपराष्ट्रपति होता है। अब बात करेंगे हम राज्यपाल की। तो राज्य जो है, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ, मतलब उसके सामने जो है शपथ लेता है राज्यपाल। राज्य उच्च न्यायालय होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेता है, और राष्ट्रपति को वो क्या देगा, अपना त्याग पत्र देगा, अगर राज्यपाल देना चाहे तो। अब जो मुख्य न्यायाधीश पद है वो किसके सामने शपथ लेता है, वो भी राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति भी मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है, मुख्य न्यायाधीश भी जो शपथ लेनी है तो राष्ट्रपति को ही सामने लेनी है, और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देना है। देखिए, उसके सामने शपथ ले रहा है और उसी के सामने सब कुछ कर रहा है, शपथ भी ले रहा है और त्याग पत्र भी उसी को दे रहा है। प्रधानमंत्री पद है, उसके लिए क्या चाहिए, प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेनी है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देना है। देखिए कितनी वैल्यू है राष्ट्रपति की। लोकसभा अध्यक्ष हैं, इसमें कुछ भी शब्द जो शपथ ग्रहण है उसको कोई प्रावधान नहीं है, और ये जो अध्यक्ष होते हैं गाइज, ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विधायी शक्तियों की बात करते हैं। राष्ट्रपति संसद का जो है गाइज वो अभिन्न अंग होता है, उसमें निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने और लोकसभा भंग करने, सभी इसको अधिकार होते हैं। वो कभी भी जो है, जैसे हमारा एक होता है ना कि एग्ज़ाम का होता है, हमारा एक कोर्स का भी होता है, जैसे मान लीजिए 2014 से 2015 का कोर्स हो गया, ये सत्र माना जाता है। ठीक है, अगर इसको भंग करना है तो वो राष्ट्रपति कर सकता है, जैसे प्रिंसिपल के हाथ में होता है ना, तो वैसे संसद के जितने भी सत्र हैं वो कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति भी उसको होती है। इतने काम वो कर सकता है प्रारंभ में ही। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। संसद द्वारा क्या होता है, जो पारित अधिविधेयक होता है, राष्ट्रपति की सलाह के बिना ही वो कानून बनाता है, साथ में उसका अनुमोदन होगा तो तभी वो कानून बनेगा, वैसे उसका कानून नहीं बन सकता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति क्या होती है, आवश्यक होती है। बिना उसकी सहमति के निम्न विधेयक को हम जो है प्रस्तुत नहीं कर सकते। कंडीशन कुछ ऐसी हैं, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन संबंधी विधेयक हो सकते हैं।
किसी हमने कोई नया राज्य बनाना है, उसका निर्माण करना है, और जो वर्तमान राज्य एट प्रेजेंट जो भी उपस्थित हैं उनकी सीमाओं को निश्चित करना है। धन विधेयक से जुड़ी जितनी बातें होगी, संचित निधि में व्यय करने वाला विधेयक होगा, ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वो क्या करते हैं, उस समुदाय के 2 व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। आंग्ल मतलब कह सकते हैं अंग्रेज से जुड़ा हुआ है। अगर उन्हें प्रतिनिधित्व कहीं से नहीं मिल रहा है तो वो उसको कर सकता है, तो सिर्फ 2 बंदों को। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में जो है नामजद कर सकता है। इन चीज़ों में वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी क्या होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123, याद रखिएगा 123 के तहत क्या होगा कि अध्यादेश वो जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने की 6 सप्ताह तक रहता है। मान लीजिए अप्रैल में हुआ तो 6 सप्ताह तक वो रहेगा। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब भी राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची के विषयों को वो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्षमादान की शक्ति बात करते हैं अब इसकी। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति जो है प्राप्त है। 72 में है ये सब कुछ, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। 3, ठीक है। शुद्ध या ब्राह्मण आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात जो है अनुच्छेद 352 में आता है। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से आपात जो होगा ये 356, मेन में कहूँगी अनुच्छेद याद रखिए 352, 3 वो कर सकता है, 352, 356 और 360 में। 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 360 वाला। ओके, चलिए। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो ले तो सकता है उच्चतम न्यायालय से, जो कहेंगे हम सलाह ले सकता है वो, लेकिन वो मानेगा उस पर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है राष्ट्रपति पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। अब इसके लिए क्या कंडीशन हो, सेम है राष्ट्रपति के लिए भी उपराष्ट्रपति के लिए भी, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, राज्यसभा का निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। 4th कंडीशन है, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, किसी भी सदन का, ठीक है, और राज्य के विधानमंडल का। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता तो समझ जाएगा कि उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख को रिक्त कर दिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति और इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ लेनी पड़ती है, हम पढ़ चुके हैं। और राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की हैसियत से क्या करता है, कार्य करता है, जब तक राष्ट्रपति हमें नहीं मिल जाता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, फटाफट पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री को भी, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इसमें क्या है, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह लेने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसके मुखिया क्या होते हैं, प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो सब काम होता है वो राष्ट्रपति के अंडर होता है, 74 अनुच्छेद के अंडर होता है। ठीक है, उसको सलाह लेनी है और कुछ काम करना है, तो उसका जो मुखिया होगा मंत्री परिषद का, वो प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर क्या होगा, संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं था। ठीक है,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होता है। निमन ये सदन है, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या हो सकता है, त्यागपत्र देना होता है। देखिए लोकसभा की कितनी बड़ी पावर है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं गाइस। मंत्री जो होते हैं ना गाइस, वो होते हैं 3 प्रकार के, ये अगर याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। ध्यान रखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास इतनी सारी वो है, पावर है। लोकसभा बंद कर सकता है, जो सत्र शुरू हुआ है उपभाषण दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है सब कुछ। प्रधानमंत्री गाइस योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसका अध्यक्ष होता है, वो योजना आयोग का होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा है गाइस, वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती जो है इंदिरा गांधी बनी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चरण सिंह, याद रखिएगा। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में, यानी इनको जो मत तो प्राप्त हुए थे वो विश्वास के लायक नहीं थे, तो वो असफल हो गए, तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जिनका रहा है वो है जगजीवन राम का, ठीक है। राम का रहा है सबसे बड़ा काल, ठीक है, जो लगभग 32 वर्ष जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, ठीक है। 32 वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम भारतीय संसद की, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि संसद के निम्न सदस्यों को गाइस हम लोकसभा कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था निम्न सदन को। और उच्च सदन को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि वो उच्च सदन है, तो उच्च सदन हम पहले पढ़ेंगे, तो राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या गाइस 250 हो सकती है, 250। इसमें जो न्यूनतम है आयु वो 30 होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है भाई, मैंने अभी आपको बताया है ना, तो कितनी होती है, कितनी होती है, 35 वर्ष होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और इसके लिए कितनी होती है, 30 वर्ष होती है राज्यसभा, अगर हमने सदस्यता लेनी है तो। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो रहता है वो 6 वर्ष का होता है। वैसे मोस्टली सब चीज़ें 5 वर्ष की होती हैं, इसमें जो है 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होंगे कि 2 वर्ष, 6 वर्ष का है, 2 वर्ष में क्या होंगे, वो फिर से जो उनकी ट्रांसफर हो जाएंगी, सॉरी सेवानिवृत्त मतलब उनको वो कर दिया, रिटायर कर दिया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है ना, जो मतलब कि किससे बनी होती है, प्रधानमंत्री के अंडर ये सब कुछ होता है, तो ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके अंडर है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है और उसे कुछ भी नहीं है, जिसे मानने के लिए लोकसभा भी बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है, ठीक है। कर सकता है, वो सिफारिश कर सकता है सिर्फ 14 डेज में। राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था गाइस 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसकी जो अधिकतम संख्या है गाइस सदस्यों की, वो 552 है। राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन लोकसभा के लिए कर सकता है, हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अगर सदस्य चुनने हैं तो गुप्त मतदान होगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या क्या ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नागरिक हो, अगर उसे सदस्य बनना है तो 25 वर्ष या उससे अधिक हो,
भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं रहा हो और दिवालिया और पागल ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल गाइस ये रहता है 5 वर्ष का, राज्यसभा का 6 वर्ष का। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 75(3), ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा होने पर, और किसी कोई कंडीशन नहीं है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी है, कर सकती है लेकिन साल में एक बार ही। लोकसभा की बैठकों में 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में सिर्फ 2 ही होंगी। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकते हैं, ये इनकी आपस का मैटर हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य जो है सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ये चीज ध्यान रखना आप। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि 2 बैठकें होंगी, ठीक है, 6 महीने के गैप में, और अगर उसको मान लो कि अपना जो है पद खाली करना है, उसको 6 महीने का वेट करना होगा, तब उसको वो मतलब वो पद त्याग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। मान लीजिए कोई काम आ गया है, ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष आ जाएगा, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति आ जाएगा, राष्ट्रपति नहीं आएगा, राष्ट्रपति में कुछ वरिष्ठ सदस्यों का वो चुनाव करेगा। ठीक है, तो उसकी जगह वो आ जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं फटाफट। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। उनको नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये सब लोकसभा करती है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। लोकसभा इतना कुछ कर सकता है भाई। संसद सदस्य को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों को क्रम व समय निर्धारित करना, ये भी कार्य करता है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से क्या मिलता है? वेतन प्राप्त होता है, और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। विपक्षी नेता को मिलता है सब कुछ। प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल रहा है गाइस, वो 18 अप्रैल 1952 से शुरू हुआ और 4 अप्रैल 1957 तक रहा है। ठीक है, इसमें बताया गया था कि राज्यसभा का पहली बार गठन और पहली बैठक कब हुई थी, और इसमें बताया गया कि कब कार्यकाल ही क्या रहा है, 1952 से 1957, 18/4, इस तरह याद कर सकते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष थे श्री अनंत शयनम आयंगर थे। ठीक है, जी.वी. मावलंकर, अनंत शायंगर आयंगर थे, आयंगर अंगर मावलंकर, इस तरह याद कर सकते हैं। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का जो अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से जो है राष्ट्रपति करता है। सब कुछ जो है राष्ट्रपति पर आकर ही रुक जाता है सब कुछ। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता ही क्या कर देगा भाई? समाप्त कर देगा। 60 दिन का टाइम देंगे, 2 महीने का टाइम देंगे, इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो उसकी सदन जो है सदस्यता खत्म हो जाएगी। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान जो है गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है, और गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में ही है, और कोई मामला नहीं ले सकते 40 दिन के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय मुख्यतः निम्न है। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, संचित निधि होती है भारत की, एक संचित निधि भी होती है, उस पर राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता डिपेंड करता है। राज्यसभा सभापति और उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भी डिपेंड करते हैं भारतीय संचयी नीति पर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, पेंशन भी, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, उसका भत्ता और पेंशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन होता है। बस हम एक बार भारत का महान्यायवादी पढ़ लेते हैं।
महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। कौन होता है भाई? भारत सरकार का विधि अधिकारी। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में और उनकी समितियों में बोल सकता है। किसी किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। बोल वो सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं, और किसी भी जगह का वो क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी की नियुक्ति जो कौन करता है गाइस? राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह उसके बरसात पर्यंत पद क्या करता है? धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, ध्यान रखिएगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत अच्छे से समझाया है और होप है आपको ये समझ आ भी गया होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और सदन में पढ़ाया लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। अब जो है ये हमने फटाफट ही करना है, और मैं सिविक्स में ही, सिविक्स की प्लेलिस्ट में डाल दूंगी क्लास 8 की। वैसे मैं आपको चैप्टर करवाऊंगी अच्छे से फिर से, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक